हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लोकसभा चुनावों की गणना समाप्त हो चुकी है और लोकसभा चुनावों के परिणाम भी हम सबके सामने आ चुके हैं। अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी जीते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत इस बार नहीं मिल पाया है। चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत लेकिन मिल गया है। खैर, ये वाली चर्चा जो है आज की, ये जो चर्चा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये चुनावों के परिणाम पर इन जनरल नहीं है, बल्कि एक सीट के परिणाम पर है और उस सीट का नाम है खडूर साहिब। खडूर साहिब सीट जो है वो पंजाब की एक सीट है और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अब आप कहेंगे सर, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत जगह जीत जाते हैं। लेकिन इस निर्दलीय प्रत्याशी का नाम अमृतपाल सिंह है। अगर आप लोग पिछले 1-1.25 साल से समाचारों को फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरे ही कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, हिंदू का जो मेरा एपिसोड है आप अगर उसको भी देखते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह को लेकर मैंने कई सारे एपिसोड्स किए थे कि किस तरह से वो व्यक्ति भागा हुआ था, किस तरह से पुलिस ने करीब 1 महीने तक पुलिस को चकमा दिया। उसके बाद आतंकवाद के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा गया और उसके बाद ताकि कोई बहुत बड़ा विवाद पंजाब में ना हो जाए, इसके कारण उसको पंजाब से निकालकर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया ताकि वो सुरक्षित रह पाए और उसके समर्थक जो है वो पंजाब में किसी प्रकार की हिंसा ना करें। तो इस प्रकार का एक व्यक्ति, इस प्रकार का एक आदमी जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तमाम आरोप लगे हैं, वो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ा और न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता, और न सिर्फ जीता बल्कि लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से ये चुनाव वो जीता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये चुनाव क्या हुआ एग्जैक्टली, इस चुनाव में यहां पर किस तरह से उसने प्रचार किया, क्या ये मामला था और इसके ये चिंताजनक क्यों है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत चिंताजनक है। ये पूरी बात चिंताजनक क्यों है, एक बार हम इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस ज्यादा 5-7 मिनट में। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 10 जून से शाम को 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। हिंदी भाषा में भूगोल से शुरू होगा, बाइलिंगुअल में पॉलिटी से शुरू होगा और अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बैच शुरू होगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होकर आपको मिलेगा। साथ के साथ आपको दोनों प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली में आपको बुलाकर आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत समावेशित होगा। तो बिल्कुल भी आप देर ना करें और इस बैच से AJ लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए तो अब हम इस बात को जानते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या है। तो ये अमृतपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है ये 31 साल का है, बहुत युवा आदमी है। अमृतपाल सिंह जो है ये 31 वर्ष का व्यक्ति है और आज से 2 वर्ष पहले तक, जैसा कि आपको मैंने पहले भी पिछले साल मैंने काफी कवरेज किया था अमृतपाल सिंह का, यह आदमी 2 साल पहले तक कनाडा में ट्रक चलाता था, कनाडा में काम करता था, ट्रक चलाता था और फिर अचानक से पिछले करीब 2 साल पहले ये भारत वापस आया और भारत वापस आकर इसने धार्मिक भाषण देने शुरू किए, धार्मिक अलगाववादी, धार्मिक भड़काऊ भाषण देने शुरू किए और धीरे धीरे इसने अपने आप को एक तरह से, जो इंदिरा गांधी के जमाने में था, आपने नाम सुना होगा, जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। जनरल सिंह भिंडरावाले एक बहुत खालिस्तान का बहुत बड़ा एक प्रणेता माना जाता है, जिसने मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को नाको चने चबवा दिए थे और इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसमें भिंडरावाले की मौत हो गई और उसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड से उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो खैर, अमृतपाल सिंह अपने आप को जनरल सिंह भिंडरावाले जैसे ही कपड़े पहनता था, उनके जैसा ही ये पूरी तरह से अपना अटायर रखता था, वेशभूषा रखता था और धार्मिक प्रवचन वगैरह ये उस तरह के ही देने लगा। वारिस पंजाब दे नाम का एक इसने संगठन बनाया और वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के जरिए ये कुछ हद तक छोटी मोटी आतंकवादी घटनाएं भी करने लगा और धीरे धीरे पंजाब में इसका प्रभाव फैलने लगा।
मामला तब बिगड़ा जब फरवरी 2023 में इसके किसी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके समर्थकों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और पुलिस को वहां से खदेड़कर ये अपने लोगों को छुड़ाकर ले गए। ये घटना पूरे देश में रिपोर्ट की गई, इसके वीडियो पूरे देश में वायरल हुए और इसके बाद सभी लोग चौंके। इस पूरी सरकारें हरकत में आई कि यार इस व्यक्ति की, अभी तक इसको एक छोटा मोटा ऐसे एक प्रॉब्लमैटिक व्यक्ति माना जाता था, लेकिन इस व्यक्ति और इसके समर्थकों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि ये एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छुड़वाकर ले गए और पुलिस वहां पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि गांव वालों ने पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। इसके बढ़ते समर्थन से इस व्यक्ति को बढ़ते समर्थन को देखकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों साथ में चिंतित हुई। और आवाज अभी इस वर्तमान पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य सरकार अगर अलग अलग पार्टियों की हो तब भी वो एक अच्छे समर्थन के साथ काम करें। बिल्कुल वैसा ही हुआ। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने, दोनों ने आपस में सहयोग किया और सहयोग करके अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए एक बहुत लंबा ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के बावजूद अमृतपाल सिंह को पकड़ने में तकरीबन 1 महीना लग गया। तकरीबन 1 महीने ये एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा, छुपता रहा और आखिरकार अमृतपाल सिंह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इस पे एनएसए लगाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इस पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया। एनएसए के तहत इसको जो है जेल भेजा गया और यह माना गया कि अगर इसे पंजाब में किसी जेल में रखा जाएगा तो उस जेल की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है कि इसके समर्थक, क्योंकि पंजाब में काफी थे, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उस जेल पर हमला कर सकते हैं, उस जेल से इसको छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए इसे पंजाब से जितना दूर भेजा जा सकता था उतना दूर भेज दिया गया। असम में डिब्रूगढ़ में एक जेल में इसको कैद कर दिया गया। अब याद रखिए, अमृतपाल सिंह पर अभी तक मुकदमा जो है वो चल रहा है, तो इसको दोषी नहीं पाया गया है। और भारत में लोकतंत्र में देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य तब होता है जब उसे कोई न्यायालय कम से कम 2 साल की सजा सुना दे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी पाया भी गया लेकिन उसको अगर 2 साल से कम की सजा हुई है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो चुनावों की अयोग्यता का पैमाना जो भारत में है वो ये है कि किसी न्यायालय द्वारा आपको 2 वर्ष का दंड दिया जाए। तो चुनाव में अयोग्यता का पैमाना ये आप याद रख लीजिएगा कि एक तो आप पर दोष सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर केवल आरोप लगा है और आप उसके कारण जेल में हो तो आप वैसे भी योग्य माने जाओगे, क्योंकि भारत का जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि जब तक आप पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ आप बेगुनाह हो, आप निर्दोष हो। तो पहली तो अयोग्यता का पैमाना, पहला तो हो गया दोष सिद्धि कि भाई दोष सिद्धि तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको सजा कम से कम 2 साल की, कम से कम 2 वर्ष की सजा अगर यह हो गई तो फिर आप निश्चित तौर पर अयोग्य हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों होने चाहिए, ठीक है। अमृतपाल सिंह पर अभी इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, मुकदमा अभी चल रहा है और साथ के साथ उसको जो सजा भी अभी कोई सुनाई नहीं गई है। और हालांकि जब भी सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि आतंकवाद का मामला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 वर्ष से ऊपर की सजा जो है सुनाई जाएगी। खैर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते रहते यह निर्णय दिया कि वो खडूर साहब की जो एक लोकसभा सीट है वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। और खडूर साहब की सीट पर अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पे अमृतपाल सिंह को चुनाव के लिए कोई जमानत इत्यादि तो मिली नहीं, वो जेल में ही रहा। लेकिन यहां पर अमृतपाल सिंह की छवि के आधार पर उसके पिता ने उसका एक जो कैंपेन था, जो उसका प्रचार था, उसका नेतृत्व किया। वहां पर उन्होंने कई सारी बातें की, जो चुनाव में प्रमुख मुद्दे उठाए। मैं पढ़ रहा था इसके चुनाव प्रचार के बारे में कि भाई जीत कैसे गया, ऐसा क्या प्रचार किया गया। तो जो कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए वो तो एक तो पंजाब में ड्रग्स की समस्या जो है उसके बारे में बात की गई, और एक सिख सम्मान की बात की गई कि किस तरह से सिखों का सम्मान जो है वो घट रहा है और उस सम्मान को बढ़ाने के लिए अमृतपाल सिंह काम करेंगे। और इसके अलावा जो है, जो लोग जेल में बंद हैं, जो मतलब जो अवैध कैदी हैं, जिन लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया, पता नहीं वो कौन लोग हैं, उनको छुड़ाने का भी एक काम यहां पर किया गया। बेसिकली जो एक सिख प्राइड है, इनका कैंपेन के बारे में पढ़ के मुझे ऐसा लगा
कि एक सिख प्राइड जो है कि भाई सिखों का सम्मान किया जाना चाहिए, उस सिख प्राइड में कमी हो रही है, इस तरह की एक बात करके धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगे गए और ये वोट जो है वो मिले। क्योंकि याद रखिए, खडूर साहिब से ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इसको समर्थन दिया। मैं वहां का रिजल्ट देख रहा था खडूर साहब का, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे वहां पर, क्योंकि कुछ खास गठबंधन तो हुआ नहीं था। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी था उसने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी था, माफ कीजिएगा कांग्रेस का भी प्रत्याशी था, तो वहां पे सभी दलों के प्रत्याशी थे। लेकिन उसके बावजूद अमृतपाल सिंह लगभग 2 लाख वोटों से विजयी रहा, जो कि, और ये अंतर याद रखिए, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है, पंजाब एक अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है पंजाब में। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पंजाब की किसी भी सीट पर कोई भी नेता इतने अंतर से चुनाव नहीं जीता है। यानी कि अमृतपाल सिंह केवल चुनाव जीता नहीं है, अमृतपाल सिंह पंजाब में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीता है, यह याद रखिएगा। तो पंजाब में सबसे बड़ा अंतर जो है वो अमृतपाल सिंह का रहा है। तो यह अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात भी है और काफी हद तक चिंताजनक बात भी है। अब इस बात को यह भी समझिए कि केवल अकेला अमृतपाल सिंह ऐसा एक रैडिकल व्यक्ति नहीं है, केवल ये एक ऐसा चरमपंथी नहीं है धार्मिक तौर पर जो चुनाव जीता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है सरबजीत सिंह खालसा, एक और ऐसा चरमपंथी व्यक्ति है पंजाब में जो चुनाव जीता है फरीदकोट सीट से। मैं नाम लिखकर लाया था उसका, सरबजीत सिंह खालसा। सरबजीत सिंह खालसा नाम का एक व्यक्ति जो है, ये भी एक चरमपंथी, एक जिसको हम खालिस्तानी भी कह सकते हैं, एक ऐसा चरमपंथी व्यक्ति है। और ये फरीदकोट से जीता है ये व्यक्ति 70,000 वोटों से। ये व्यक्ति भी फरीदकोट से 70,000 वोटों से चुनाव जीता है। और ये व्यक्ति जो है, ये कौन है? ये इंदिरा गांधी का जो हत्यारा था बेअंत सिंह। याद रखिएगा, एक बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा गांधी का जो हत्यारा था बेअंत सिंह, इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक का नाम बेअंत सिंह था। जो इंदिरा गांधी का एक हत्यारा था बेअंत सिंह, ये उसका पुत्र है। ये बेअंत सिंह का पुत्र है। तो ये सरबजीत सिंह खालसा जो है, ये भी फरीदकोट से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो यार देखो, समस्या क्या है इसमें, चुनौतीपूर्ण बात क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या हमें इस प्रकार के कानून में संशोधन की आवश्यकता है कि जिन लोगों पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हों उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। देखिए, अगर आप पर कोई और आरोप है, आप पर किसी अन्य अपराध का आरोप है, किसी मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप है, या फिर कहीं जैसे राहुल गांधी पर लगा था डेफेमेशन का, मानहानि का आरोप है, ये आरोप एक अलग चीज होते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप कि आप भाई कतई खालिस्तान का समर्थन करते हो, आपने देश के खिलाफ युद्ध करने की कोशिश की, तो क्या आतंकवाद के आरोपों के लिए एक विशेष क्लास बनाया जाना चाहिए जिसके आधार पर लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके? यह पहला मुद्दा है कि क्या ऐसे नियमों की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि चलिए नियम या नियम है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे आरोपों से ग्रस्त व्यक्ति चुनाव लड़ा और जनता ने वोट दिया। भाई अगर ये आदमी चुनाव लड़ता और जनता वोट नहीं देती तो बात खत्म हो जाती। तो मैं आपके साथ ही सेशन ले ही नहीं रहा होता कि अमृतपाल सिंह का अधिकार था, उसने चुनाव लड़ा लेकिन जनता ने वोट ही नहीं दिया, बात खत्म हो गई। ये आदमी चुनाव लड़ा और जनता ने इसको वोट दिया। ये इस तरफ भी इशारा करता है कि इन चरमपंथियों की जो अपील है, मतलब ये जो अपना संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ये सफलतापूर्वक पहुंचा रहे हैं। इस बात को समझिए भाई, उन जिन लोगों ने अमृतपाल सिंह को वोट दिया है या सरबजीत सिंह खालसा को वोट दिया है, कुछ तो सोच के दिया होगा। तो जो भी इनका संदेश था वो उस क्षेत्र की बहुमत जनता के पास पहुंच रहा है।
तो ये न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि आने वाले समय की सामाजिक एक रूपता है देश की, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है कि अगर अमृतपाल सिंह जैसे लोग 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि क्या पंजाब में इनका विस्तार हो रहा है, क्या पंजाब में ये अलगाववादी विचारधारा जो है क्या वो अपने पैर पसार रही है, और अगर ये पसार रही है तो फिर उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसको लेकर कठोर कदम या फिर एटलीस्ट एक प्लान की जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता अभी कि क्या कदम चाहिए और क्या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर एक योजना की आवश्यकता है। इसको हम कोई सामान्य रिजल्ट मानकर इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतनी ही चर्चा मेरे को आपके साथ करनी थी। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, मेंटोरशिप होगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनका इवैल्यूएशन करके आपको मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा और 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।